ज़मीनी तौर पे देखा जाए, जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं, उन्होंने कसम खाई है कि वो अपने फादर की जो मौत है उसका बदला लेंगे। ओके। तो पहला अटैक इन्होंने ओमान में किया, राइट। तो दूसरा जो है, इन्होंने हमला किया कतर के एयरबेस के ऊपर, अल उदीदी। जैसा हमें पता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से दुनिया का 11% ट्रेड और 20 मिलियन बैरल तेल रोज गुजरता है। ओके, करेक्ट। उससे एक चीज तो पक्का साबित होती है कि इनके बीच में कोऑर्डिनेशन तो बढ़ रहा है, ईरान और रशिया के बीच में कोऑर्डिनेशन बढ़ रहा है। तो थोड़ा सा अभी खुल के सामने आके अपना जो है खेल रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कल्पना और आप देख रहे हैं बैठक। दोस्तों, मिडिल ईस्ट से जो है एक बहुत ही चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है कि ईरान और अमेरिका के बीच है जो जंग जैसा माहौल ऑलरेडी शुरू हो चुका है फिर से, और साथ ही साथ जो है सीज फायर भी टूट चुका है और ईरान ने जो है 5 देशों पे एक साथ हमले कर दिए हैं। तो आज हम यही जानेंगे कि ये सब शुरू हुआ कैसे और इनका जो है किन किन देशों पे क्या असर पड़ा है, और सबसे ज़रूरी सवाल ये है कि इंडिया पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो इन सब चीज़ों को जो है बताएंगे सोनिया जी। तो सोनिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार कल्पना, धन्यवाद आपका जी। तो सोनिया जी, आज हम शुरू करेंगे, ठीक है। जैसा कि हम सबको पता है कि पिछले मंथ जो है अमेरिका और ईरान के बीच ना एक समझौता हुआ था जिसको कहते हैं MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, राइट। तो फिर मतलब ऐसा क्या हुआ था कि ये जो माहौल है ये फिर से जंग वाला माहौल हो चुका है, मतलब क्यों, ऐसा क्या हुआ, आप थोड़ा समझाएंगे हमारे दर्शकों को। हाँ कल्पना, ये जो MOU साइन हुआ था ये 17 जून को साइन हुआ था, एंड दिस वाज बिटवीन ईरान एंड US, ठीक है। और ये जो साइन किया गया था मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इसलिए साइन किया गया था ताकि 60 दिनों के अंदर बाकी की शर्तों के ऊपर भी काम किया जा सके। और इसके साइन करने का एक इम्पॉर्टेंट रीजन था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ताकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोला जा सके और यहाँ से जहाजों की आवाजाही जो है उसे वापस से शुरू किया जा सके। और जितना भी मिलिट्री जहाँ पे भी देशों में है उसे डीमिलिटराइज किया जाए। ओके, राइट। तो इसलिए ये हुआ, बट विद इन 20 डेज जैसे हम देख रहे हैं कि 7 जुलाई को ईरान ने जो है एक ईरान के जो IRGC जिसे बोलते हैं, रेवोल्यूशनरी गार्ड ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे 3 कमर्शियल शिप्स के ऊपर अटैक कर दिया, जिसमें से एक जो है LNG टैंकर था, कतर का LNG टैंकर था, लिक्विफाइड नेचुरल गैस टैंकर जो होता है ना, वो था। और जब 7 जुलाई को ईरान ने ये अटैक किया तो 8 जुलाई को US ने इसका जवाबी हमला करते हुए जितना भी ईरान के जो मिलिट्री बेसिस थे उसके ऊपर अटैक किया। और क्लियरली US ने ये स्पेसिफाई किया कि दिस इज वायलेशन ऑफ सीज फायर, और इसके बाद हम सीज फायर जो है वो खत्म करते हैं। ओके, राइट, ठीक है। तो इसलिए ये मतलब सीज फायर जो है खत्म हो गया। ओके, तो मतलब है कि पहला ट्रिगर जो है ईरान की तरफ से आया, तो बिल्कुल। और जहाज़ों पर हमला, हाँ, जो पहला ट्रिगर है वो तो ईरान की तरफ से ही आया था, क्योंकि और इसके बाद ईरान ने 11 जुलाई को जो है बिल्कुल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंप्लीटली क्लोज कर दिया। और उसने बहुत क्लियरली स्पेसिफाई किया कि जब तक US का जो इंटरफेरेंस है इस मामले में खत्म नहीं होता है, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को नहीं खोलेंगे। ओके। और 11 जुलाई को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद किया गया और 12 जुलाई को वापस से कमर्शियल शिप के ऊपर ईरान ने अटैक किया। तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, ईरान ने अटैक किया, US ने उसका जवाबी हमला किया। सो तब से ये टिट फॉर टैट का जो सिलसिला है चलता जा रहा है। ओके। और इसके पीछे जो है ना एक और इमोशनल ट्रिगर भी था, वो ये था कि जो ईरान के सुप्रीम लीडर थे खमेनी, उनकी डेथ। जी। तो ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्ला खमेनी जी, उनकी जो डेथ है वो 28 फरवरी 2026 को हुई थी। हाँ, तब उसके बाद से ये लड़ाई चल रही थी। तो जो भी उनका सेरेमोनियल जो सेरेमनी होता है तो वो अभी नहीं हुआ था। तो 9 जुलाई को ईरान में ये इनकी सेरेमोनियल गैदरिंग को कंडक्ट किया गया, और इसमें ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड बड़े बड़े राजनेताओं को इसमें शामिल होने के लिए आए। मेरे ख्याल से 109 देशों के लोग इसमें शामिल हुए। इवन भारत से भी कुछ राजनीतिक नेता इसमें शामिल होने
के लिए गए। तो इस जो सेरेमनी थी इसमें जो आयतुल्ला खमेनी के बेटे हैं जिनका नाम है मुज्तबा खमेनी, उनको नया सुप्रीम लीडर को घोषित कर दिया और उन्होंने अपने फादर की डेथ का बदला लेने की भी कसम खाई। और यहाँ से ही ये एक पॉलिटिकल और इमोशनल ट्रिगर बन गया। ओके। तो अब आते हैं सबसे बड़ी खबर में कि जो ईरान ने किन 5 देशों पे जो है हमले किए, किन को निशाना बनाया अपना, कौन से वो 5 देश थे? हाँ, तो ईरान ने GCC मतलब गल्फ कॉपरेशन काउंसिल में वैसे तो 6 देश आते हैं बट उसमें से 5 देशों के ऊपर हमला किया। और उसने ये हमला इसलिए किया क्योंकि इन सब देशों में US के बेसिस हैं, मिलिट्री बेसिस हैं, और US को ऑपरेट करना होता है तो वो इन्हीं देशों में से ऑपरेट करता है। तो उनको निशाना बनाया ईरान ने। तो जो पहला हमला था वो इसने जो किया गया वो ओमान में किया गया। ओमान में उनके पोर्ट्स हैं दुम और सलाला पोर्ट, उसके ऊपर इन्होंने ड्रोन और मिसाइल से अटैक किया। और ये वो जगह है जहाँ पे US के जितने भी US का मिलिट्री बेस है और यहाँ पे US के जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं वो रिफ्यूलिंग के लिए और लॉजिस्टिक्स के लिए आते हैं। तो पहला अटैक इन्होंने ओमान में किया, राइट। तो दूसरा जो है इन्होंने हमला किया कतर के एयरबेस के ऊपर, अल उदीदी एयर बेस के ऊपर अटैक किया। और यहाँ पे ये जो हमला किया गया ये बैलिस्टिक मिसाइल्स का इस्तेमाल करके अटैक किया गया। और कतर का ये कहना है कि उन्होंने ये सारे जो हमले हैं उसको इंटरसेप्ट किया और उसका सामना किया। बट जब इनका इंटरसेप्शन कर रहे थे तो इस बीच में इनके कुछ जो शार्पनल लगने से, मतलब वैसे तो खास लोगों की कोई जान नहीं गई, बट इसके जो श्रापनल लगे, श्रापनल होते हैं जो धातु, जब बम फटता है तो एक धातु होते हैं जो फट के चारों तरफ निकलते हैं, तो वो लगने से 3 लोगों की मृत्यु हुई। उसमें से एक जो है बच्चा भी शामिल है, छोटा बच्चा भी शामिल है। तीसरा हमला इन्होंने कुवैत पे किया, कुवैत पे जहाँ पे US का पेट्रियट डिफेंस सिस्टम है उसके ऊपर किया। और चौथा हमला जो किया गया वो बहरीन में किया गया, वो भी US के कम्युनिकेशन और रडार साइट्स के ऊपर किया गया। और 5वां हमला जॉर्डन में किया गया, जॉर्डन का जो प्रिंस हसन एयरबेस है उसके ऊपर इन्होंने अटैक किया, क्योंकि वहाँ पे भी बोलते हैं कि US के जो MQ-9 ड्रोन्स के हैंगर्स हैं उनको टारगेट किया गया। तो ये तो एक साथ 5 महज खुलने जैसा है, पर रिएक्शन क्या था? देखो, सबने ही इस अटैक की निंदा की है, सबने बोला है कि दिस वाज नॉट रिक्वायर्ड, और हुआ जो है वो दुखदाई है। ठीक है। तो ओमान ने बल्कि ये बोला कि जिस टाइम पे मतलब ये हमला हुआ और उस टाइम पे ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो ओमान में बैठ के हॉर्मुज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर डिस्कशन करने आए थे, उसके थोड़ी देर बाद ही ये अटैक कर दिया गया। राइट। तो कतर ने इसको इस अटैक को अपने सोवरेनिटी चैलेंज करने के लिए ऊपर बताया गया और बोला कि ये बहुत ही फ्लैग्रेंट वायलेशन है, मतलब दिस कैन नॉट बी इग्नोर्ड। ओके। और कुवैत और बहरीन ने भी बोला कि जितने भी अटैक किए गए ईरान ने, हमने इन सबको इंटरसेप्ट किया। और जो जॉर्डन है उसने बोला कि उनके जो हवाई अड्डे में 4 मिसाइल्स से अटैक हुआ, तो उनमें से जो 3 मिसाइल थी वो जॉर्डन के अंदरूनी हिस्सों में चली गई, बट इससे किसी भी लोकल या नागरिक की को नुकसान पहुंचने की कोई खबर नहीं आई है। और बट अगर आप ये देखते हो कि जितना भी जहाँ भी इन्होंने ये अटैक किए हैं, ओमान से शुरू करके, ओमान, कतर, कुवैत, बहरीन, जॉर्डन में, जहाँ पे भी ये सब वो जगह हैं जहाँ पे US के मिलिट्री बेसिस हैं। तो टारगेट जो है वो US के बेसिस को उनको नष्ट करने का किया जाता है, ना कि बट जब भी कहीं किसी देश में ये अटैक्स होते हैं तो ऑब्वियसली वहाँ की सिविल आबादी के ऊपर भी खतरा सा बन जाता है। ओके। तो सोनिया जी, इस पूरे मामले में जो मतलब ये जो तनाव चल रहा था, इसके बीच एक और खबर सामने आ रही है जिसने जो ट्रम्प के लिए जो है पॉलिटिकल हिट बढ़ा दी है। क्या मामला है, इसके बारे में कुछ बताओगे आप, और किसकी मौत की बात की जा रही है यहाँ पर? कल्पना, US के नेवी के एक सीनियर कमांडर है जिनका नाम है जैब्रियल एडवर्ड। ठीक है। 1 जुलाई को ये हेलीकॉप्टर से जा रहे थे जो, और कुछ तकनीकी खराबी की वजह से इन्हें अरब सागर में, मतलब अपना जो प्लान है उसे इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी, और उस इमरजेंसी लैंडिंग में जो हेलीकॉप्टर है वो क्रैश हो गया। और इस क्रैश में जो 3 क्रू मेंबर्स थे उनको तो बचा लिया गया, बट ये जो नेवी के सीनियर कमांडर गैब्रियल एडवर्ड थे, इनकी 102 घंटे तक इनकी खोज करते रहे, इनकी बॉडी की ढूंढते रहे, बट उनकी जब
कुछ खबर नहीं मिली तो उनको मृत घोषित कर दिया गया। Okay. और ऐसा बताया जा रहा है कि इसके पीछे कोई पॉलिटिकल एंगल नहीं था, ये कोई तकनीकी खराबी की वजह से ही ऐसा हुआ। पर ये हीटअप इसलिए भी हो गया क्योंकि ये उन्हीं दिनों की 1 जुलाई के आसपास जो हुआ, 2 जुलाई को कुछ हुआ, 7 जुलाई को, तो उसी दिनों में होने की वजह से ये जो इशू है ये और हीटअप हो गया। ओके। तो ये जो है सीधा हमले से नहीं जुड़ा है, मतलब ये कि टाइमिंग की वजह से खबर को बढ़ावा मिल गया कि खबर बढ़ गई। तो इस रिपोर्ट में बिल्कुल इसका कोई डायरेक्ट एंगल तो नहीं बताया जा रहा कि कोई इसका कोई कनेक्शन था, पर ऐसा भी कहा जा रहा है कि यूएस के जब से ये लड़ाई शुरू हुई है यूएस के 13 सोल्जर्स मारे गए हैं। ये तो बताया जा रहा है कि 13 सोल्जर्स मारे गए हैं, पर असल में गिनती और भी हो सकती है। तो जान माल का नुकसान तो दोनों तरफ से हो रहा है, और इवन ट्रम्प के ऊपर भी प्रेशर तो है, बिकॉज अगर ये लड़ाई लंबी चलती है तो इसमें और नुकसान और जाने का खतरा तो है। तो जो लोकल्स हैं, जो यूएस के लोग हैं, उनकी तरफ से ट्रम्प के ऊपर प्रेशर तो है, राइट। तो अगर ये लड़ाई और ज़्यादा चलती रहती है तो और नुकसान होने के चांसेस हैं, तो उसमें और यूएस के सैनिक भी मरने की संभावना तो है ही है। ओके। तो एक और जो खबर है वो चौंकाने वाली बात जो सामने आ रही है वो ये है कि ईरान ने कहा है कि उसकी टीम इजराइल जाकर चेक करेगी कि इजराइल के पास न्यूक्लियर हथियार है या नहीं है। ये पूरी बात क्या है? राइट। तो एक एजेंसी है IAEA, मतलब इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। तो ये इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये ऑस्ट्रिया बेस्ड है। Okay. और इसका काम ये होता है कि जहाँ पे भी न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं उसको इंश्योर करना कि वो पीसफुल चीज़ों के लिए इस्तेमाल हो, ना कि कोई न्यूक्लियर वेपन के लिए। तो ये एजेंसी जो है, तो जब ये इनका MOU साइन हुआ 17 जून को, तो यूएस ने प्रपोजल दिया कि यहाँ पे ईरान में IAEA जाके इंस्पेक्ट करे। तो उस टाइम पे जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर थे जिनका नाम है अब्बास अरागची, उन्होंने कहा कि अगर ईरान के सस्पेक्टेड न्यूक्लियर फैसिलिटीज को इंस्पेक्शन होगा तो इजराइल के भी न्यूक्लियर फैसिलिटीज का जांच होना चाहिए, राइट। क्योंकि जिस तरह से यूएस और इजराइल को ईरान में न्यूक्लियर वेपन होने से खतरा है, ईरान को भी यूएस और इजराइल में न्यूक्लियर वेपन होने का उतना ही खतरा है। जबकि आज तक इजराइल की जो भी इस मामले में न्यूक्लियर वेपन को लेकर जो भी पॉलिसी रही है वो बड़ी एम्बिग्यूटी पॉलिसी रही है, मतलब बड़ी डिप्लोमेटिक सी रही है। ना ही इजराइल ने आज तक अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को कंफर्म करा है, ना ही डिनाई किया है। ओके, तो मतलब क्या इंस्पेक्शन सच में होगी या सिर्फ एक ये स्टेटमेंट ही है? नहीं, ऐसे ये प्रस्ताव था, ये जो 17 जून को किया गया था MOU, ये वहाँ पे एक एग्रीमेंट में एक प्रस्ताव रखा गया था, पर ऐसा कोई सूचना नहीं है, ना ही ईरान इसके लिए माना है, ना ही मानेगा। ओके, तो यही था। सोनिया जी, अब एक और सवाल जो शायद सबसे ज्यादा खतरनाक है कि UAE और सऊदी अरेबिया इस पूरी स्थितियों को किस तरह से देख रहा है? मतलब ये कि आगे जो है रीजनल वॉर छिड़ने का कोई खतरा है क्या? जब से फरवरी से ये लड़ाई शुरू हुई है तब से अगर आपने खबरों की ओर ध्यान दिया हो तो ईरान ने 48 घंटे के अंदर अंदर ही GCC के जो देश हैं उनके ऑयल और गैस इंफ्रास्ट्रक्चर को तहस नहस कर दिया था, राइट। GCC पे अटैक हुआ, उसके साथ ही इजराइल के पोर्ट सिटी जो है हाइफा, वहाँ पे भी अटैक करके उनका जो रिफाइनरीज है उसको नुकसान पहुंचाया था। तो जब ये GCC के ऊपर अटैक हुआ था तो सबसे ज़्यादा नुकसान जो झेलना पड़ा था, जो सबसे ज़्यादा तहस नहस चीज़ें हुई, वो UAE को इस नुकसान का सबसे ज़्यादा सामना करना पड़ा। तो UAE के जो प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद बिन जायद और सऊदी के जो क्राउन प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान, इन दोनों ने क्लियरली बोला कि अगर ईरान अभी भी रेड लाइन क्रॉस करता है तो इसके बाद UAE और सऊदी चुप नहीं रहेंगे। ओके, सो मतलब ये कि सऊदी और UAE अब तक सिर्फ बाय स्टैंडर्ड थे। हाँ, ये कह सकते हैं कि सऊदी और UAE ने अभी तक अपनी तरफ से कोई इन्वॉल्व हो सकते हैं क्या? अभी तक तो ये बाय स्टैंडर्ड से अभी तक ये डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं हो रहे थे, बट एज दे हैव अब इन दोनों देशों, मतलब अब तो उन्होंने क्लियरली बोल ही दिया कि अगर ये अपना ईरान ये अपने अटैक्स को नहीं रोकता है और वो कब तक ये नुकसान झेलते रहेंगे, तो अब वो उसका उन्होंने अपना जो रवैया है वो सख्त कर दिया है। एंड तो अगर ये ऐसा कुछ होता है तो ये खाली 2 देशों की लड़ाई नहीं रह जाती है, इसमें पूरा गल्फ का मल्टी फ्रंट वॉर जो है वो इन्वॉल्व हो सकता है। तो अगर ऐसा कुछ होता भी है तो इससे कई चीजों पे असर आएगा। सबसे ज्यादा ग्लोबल जो सप्लाई चेन है उसके ऊपर असर आएगा, राइट। इकोनॉमिक एनर्जी मार्केट के ऊपर असर आएगा,
और जो हमारी जितनी भी वर्ल्ड की सिक्योरिटी है उस पे भी इसका असर दिख सकता है। जरूर। तो सोनिया जी, अब तक की जो लेटेस्ट खबर आ रही है कि यमन और सऊदी अरेबिया के बीच मतलब कुछ बड़ा हो रहा है। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि 9 जुलाई को जो उनके ईरान के सीनियर कमांडर थे, उनकी एक सेरेमनी की गई जिसमें ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड लोग शामिल हुए। ठीक है, राइट। और इसमें बहुत सारे देशों के जो लोग शामिल हुए, उसमें एक हुथीस ग्रुप के भी लोग शामिल हुए। ये सब वहाँ पे ये जो सेरेमनी अटेंड करके वापस आ रहे थे और इनका जो प्लेन है वो यमन में सना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे लैंड हो रहा था। तो ऐसा कहा जाता है ये जो एयरक्राफ्ट है ये ईरान का एयरक्राफ्ट था, पहली चीज। दूसरी चीज, ये टोटल सिविल एयरक्राफ्ट नहीं था, इसमें मतलब असला बारूद और एमुनिशन होने का भी संभावना जताई जा रही थी। ठीक है। इस कारण यूएई ने इसको सना एयरबेस के ऊपर वहाँ पे इनको टारगेट बनाया और इस पे अटैक किया। और जबकि ऐसा कुछ बताया नहीं जा रहा कि इनमें खास किसी की डेथ हुई है या किसी को नुकसान पहुंचा है, ये पता नहीं चला अभी तक। तो फिर इसके जो जवाब में हुतीस रेबेल ने क्या किया? हुतीस से इसका बदला लेने के लिए यूएई के जो कैपिटल है रियाद, वहाँ पे उनका जो एयरबेस है आबा एयरबेस, वहाँ पे उन्होंने अटैक किया, मिसाइल्स और ड्रोन्स के साथ अटैक किया। तो ये जो आबा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर, ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट था और जहाँ पे ये अटैक हुआ, और अभी तक यहाँ पे क्या नुकसान हुआ है, क्या जान माल का नुकसान हुआ है, उसकी कोई खबर अभी तक हमारे पास नहीं आई है। ओके, ठीक है। सो एक और खबर जो सामने आ रही है कि रशिया का एक खास विमान है जो ईरान पहुंचा है। ये क्या मामला है? हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। 13 जुलाई को रशिया का एक खास न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट है जो कि इमाम खुमैनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर लैंड हुआ है, और जो कि एक खास, जिसे डूम्सडे प्लेन के नाम से जानते हैं। एज अ वर्ड सेज वी नो कि डूम्स मतलब जिस दिन दुनिया खत्म हो जाती है, उसी नाम से इसको हम रिलेट कर सकते हैं। डूम्सडे प्लेन कहा जाता है और ये इमाम खुमैनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर ये लैंड हुआ है। तो ये इसका लैंड होना मतलब ये एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जो हाई इंटेंसिटी, जब भी क्राइसिस होते हैं तभी दिखाई देता है, टू मेंटेन दैट बैलेंस बिटवीन गवर्नमेंट एंड मिलिट्री कमांड। ओके। तो इसका मतलब ये कि रशिया भी इसमें सीधे इन्वॉल्व हो रहा है? देखो, पहले ना रशिया इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो रहा था, बट जैसे ही इन्होंने ये डूम्सडे प्लेन जो 13 जुलाई को वहाँ पे भेजा है ईरान में, उससे एक चीज तो पक्का साबित होती है कि इनके बीच में कोऑर्डिनेशन तो बढ़ रहा है, ईरान और रशिया के बीच में कोऑर्डिनेशन बढ़ रहा है। तो थोड़ा सा अभी खुल के सामने आके अपना जो है खेल रहा है। ओके सोनिया जी, आखिरी और शायद हमारे दर्शकों के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट सवाल कि इंडिया पर इसका क्या असर पड़ता है? जैसा हमें पता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से दुनिया का 11% ट्रेड और 20 मिलियन बैरल तेल रोज गुजरता है। करेक्ट। सो हॉर्मुज के बंद होने पे इंडियन इकोनॉमी भी अफेक्ट हो ही रही है और होगी, बिकॉज इंडिया का जो गैस और ऑयल है, मतलब 60% हमारा क्रूड ऑयल और 80% हमारा जो नेचुरल गैस है वो हॉर्मुज के रास्ते ही आता है। अब अगर एलपीजी की बात करें तो एलपीजी भी हमारा जो 91% है वो हॉर्मुज से आता है। सो अगर हॉर्मुज बंद होता है तो ऑयल, गैस, एलपीजी, इन सब के जो है रेट्स में बढ़ोतरी दिखेगी ही दिखेगी। करेक्ट। और दूसरा पॉइंट अगर मैं डिस्कस करूं तो इंडिया का जो डायस्पोरा है, गल्फ में जो इसका डायस्पोरा क्या होता है, जो लोग, इंडियन लोग जो गल्फ में रहते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि गल्फ में लगभग 90 लाख हिंदुस्तानी रहते हैं। तो अगर 90 लाख वहाँ रहते हैं तो वो काम करते हैं, तो वहाँ से वो रेमिटेंसेस जो है वो इंडिया को भेजते हैं। राइट। तो इंडिया को वो ऑब्वियसली वहाँ से रेमिटेंस आता है तो आपका जो फॉरेन एक्सचेंज है उसमें भी बढ़ोतरी होती है। तो अगर ये ऐसा रहता है तो ऐसा जब से फरवरी से ये सुनने में आया कि जब से लड़ाई शुरू हुई है 2,20,000 इंडियंस जो हैं वो वापस आ चुके हैं। उनके काम चले गए हैं, नुकसान हो गया, रोजी रोटी का टेंशन है, और इवन उससे इंडिया के रेमिटेंसेस का भी नुकसान हुआ है। करेक्ट। बिल्कुल। सो अगर उसके अलावा देखा जाए तो स्टॉक मार्केट जो है पिछले 5 हफ्तों से लगातार गिरती जा रही है। ओके। और जो इंडियन रुपी अगर आप देखते हो, दिस इज द ऑल टाइम लो
मतलब $1 इज इक्वलेंट टू 95, ऑलमोस्ट 95 रुपीज। हाँ। तो दिस इज ऑल टाइम लो। तो ये सारे हमारे जो हैं वो नुकसान ही है। तो इन सब चीज़ों को अगर हम ध्यान में रखते हैं तो इन सब चीज़ों से इंडिया की इकोनॉमी जो है वो इम्पैक्ट तो हो ही रही है। ठीक है सोनिया जी, आखिरी में क्या लगता है आपको कि क्या ये स्थिति जो है कंट्रोल में आ सकती है या हम किसी बड़े रीजनल वॉर की तरफ बढ़ रहे हैं? कल्पना, देखो डिप्लोमेसी के रास्ते ना कभी बंद नहीं होते हैं। हाँ, वो हमेशा खुले रहते हैं और ओमान जो है वो मध्यस्थ की तरह काम करने की कोशिश कर रहा है कि ये जो MOU है इसको इवोक होने से बचाया जा सके। राइट। ज़मीनी तौर पे देखा जाए जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं उन्होंने कसम खाई है कि वो अपने फादर की जो मौत है उसका बदला लेंगे। करेक्ट। और उधर से दूसरी तरफ देखा जाए तो UAE और सऊदी ने भी बोला है कि अब कोई भी अगर ये रेड लाइन को क्रॉस करता है तो वो भी इसका जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो इससे ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि ये जो लड़ाई है क्या रुख लेती है। क्या ये कन्फ्लिक्ट खत्म होता है या इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज होता है या ये जो मुद्दा है और आगे जाके बढ़ता है। तो बहुत ही ज़्यादा जो ज़रूरी जानकारियाँ आपने हमारे दर्शकों के साथ शेयर की, धन्यवाद सोनिया जी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी का भी शुक्रिया इस सेगमेंट को देखने के लिए। और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें कि इस तनाव में जो है आपको सबसे ज़्यादा चिंता की बात क्या लगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंचे तो हमारे चैनल बैठक को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। मिलते हैं अगली बड़ी अपडेट के साथ। धन्यवाद।